Hi everybody. The Adani Group is one of the most powerful business houses in the country and one of the country's largest business empire. और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अडानी ग्रुप भारत की इकोनॉमी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है क्योंकि उन्होंने इंडियन पोर्ट्स के ऑपरेशन और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने का तरीका बदल दिया है. One of the country's largest business empires. Adani Group. Adani Group companies. Adani Group's market capitalization has jumped over 76,000 crores. Whenever he speaks about his group, he always says that his conglomerate's goals are aligned to India's goals. By 2030, what we are targeting to do is to be largest port company globally and also from an India perspective to be the largest transport utility. I anticipate that within the next decade, India will start adding $1 trillion to its GDP every 12 to 18 months. It is the belief in the India growth story that keeps the Adani Group going. New Adani Megaport can lure world's biggest ships to India, located near the southmost tip of the country. Construction of a multi-million-dollar port in India's southern state of Kerala. Visinjam Port will emerge as the largest private port in Kerala and will be a huge revenue contributor to the state. एंड दिस प्रोजेक्ट इज विसंजम पोर्ट इन केरला. और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसकी कॉस्ट 7,600 करोड़ से भी ज़्यादा है. साथ ही ये इतना रेवोल्यूशनरी है कि एक बार बन जाने के बाद ये पोर्ट अकेले ही इंडियन ट्रेडर्स के लिए एक्सपोर्ट कॉस्ट को कम कर सकता है. इससे हमारे प्रोडक्ट को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का टाइम कम हो जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम पोर्ट बिजनेस में भी सबसे बिगेस्ट प्लेयर के साथ स्टैंडर्ड पर खड़े उतर सकते हैं, which includes Singapore Port, the Colombo Port, and even the iconic Jebel Ali Port of Dubai. So, as a student of business, this is one of the most important economic development of India that you need to be aware of. तो आइए आज इस वीडियो में भारत के पोर्ट बिजनेस के बारे में अच्छे से जानें और समझें कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या है. Why does India need a transshipment port now? How will it help trader of India? And most importantly, how will it impact the economy of India? So let's begin. और पहले समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या है, ये एक नॉर्मल पोर्ट से कैसे अलग होता है. तो मान लीजिए कि जर्मनी में एक ट्रेडर है, उसको गुजरात के एक ट्रेडर से 2000 इलेक्ट्रिक मोटर की नीड है. इसलिए गुजरात में एक ट्रेडर शिपिंग कंपनी को कॉन्टेक्ट करता है. शिपिंग कंपनी उसे दो ऑप्शन प्रोवाइड करती है. पहला ऑप्शन है कि डायरेक्ट सर्विस whereby the motors will be shipped in a medium-sized vessel from Gujarat to Germany via Suez Canal. Now the ship only stops for the refueling at multiple stops like Jebel Ali Port and the Port of Gibraltar. इसे डायरेक्ट सर्विस ऑप्शन कहा जाता है. दूसरा ऑप्शन ट्रांसशिपमेंट सर्विस ऑप्शन है. इस सर्विस में सबसे पहले सामान को एक छोटे शिप के जरिए गुजरात से दुबई के जबल अली पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा. फिर जबल अली पोर्ट पर सामान को एक बड़ी शिप में ट्रांसफर किया जाएगा जो जर्मनी जा रहा है. ये बड़ा शिप ऐसे कई छोटे शिप्स के सामान को इकट्ठा करके जर्मनी तक सामान भेजता है. सो इन दिस सिनेरियो द जबल अली पोर्ट serves as a transshipment hub which helps the motors to go from small ships to a large ship. And even though the cargo is making an additional stop, the overall cost of the delivery is reduced drastically, and this gives a major advantage to the traders, which is enhanced efficiency and economies of scale. और यहीं पर आपको TEU कॉन्सेप्ट को समझने की नीड है. जो लोग नहीं जानते उनके लिए TEU stands for 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट. तो ये बेसिकली 20 फुट का कंटेनर का वॉल्यूम है. और ये कंटेनर कुछ ऐसा है जो आपने हाईवे पर जरूर देखा होगा. टॉपिक पर वापस आते हैं. जब लार्ज कंटेनर वेसल 10,000 TEU से ज़्यादा ले जाते हैं तो ये 4,000 TEU से कम ले जाने वाले स्मॉलर वेसल्स की कंपैरिजन में पर TEU एटलीस्ट 30% की कॉस्ट सेविंग प्रोवाइड करता है. यही रीजन है कि ट्रांसशिपमेंट हब बिजनेस के लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और अगर आप दुनिया भर में मेजर ट्रांसशिपमेंट हब्स को देखें तो सिंगापुर, शंघाई, बुसान और दुबई में लोकेटेड है. इनफैक्ट अकेले चाइना के पास 6 से ज़्यादा ट्रांसशिपमेंट हब्स हैं, जबकि अगर आप भारत को देखें तो हमारे पास 0 ट्रांसशिपमेंट हब है. और इसके कारण हमारा 62% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो, सिंगापुर और जेबल अली पोर्ट जैसे अदर पोर्ट द्वारा हैंडल किया जाता है. और अकेले कोलंबो भारत के 16% कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कार्गो को संभालता है. जिसका मतलब है कि जब मटेरियल अब्रॉड से भारत आता है तो वे कोलंबो पोर्ट पर रुकते हैं और कोलंबो पोर्ट से छोटे शिप्स हमारा मटेरियल भारत लेके आते हैं. इसलिए जब मटेरियल भारत आ रहा है तब भी हम ट्रांसशिपमेंट सर्विस के लिए कोलंबो पर डिपेंड है ताकि मटेरियल भारत आ सके, क्योंकि इंडियन पोर्ट्स में बड़े जहाजों को डॉक करने की कैपेबिलिटी नहीं है. दिस इज हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर पोर्ट्स फॉर हैंडलिंग आवर कार्गो. अब आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये है कि सिंगापुर और कोलंबो में इतने सारे ट्रांसशिपमेंट हब है तो भारत में ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की जरूरत क्यों है? इज इट नाउ वेस्ट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज? क्योंकि अगर आप कॉस्ट पर नजर डालें तो ये हमें 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लग रहा है. खैर ये वही है जिसके बारे में मैं भी सोच रहा था. और जब हमने ध्यान से देखा तो वी फाउंड 3 रीजन व्हाई इंडिया नीड्स इट्स ओन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट.
पहला रीजन है कोस्ट। इन शॉर्ट, व्हेन वी यूज अदर कंट्रीज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, इट कॉस्ट अस प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये कॉस्ट $200 पर TU तक जाती है। इसलिए इंडियन पोर्ट्स को कार्गो के ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग पर हर साल $200 से $220 मिलियन तक का पोटेंशियल रेवेन्यू का लॉस होता है, विच इज आइदर ओरिजिनेटिंग और डेस्टिनेटेड फॉर इंडिया। इसलिए अगर भारत में ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाता है तो पर ईयर 1000 करोड़ रुपए की सेविंग होने की उम्मीद है। दूसरा रीजन है अपनी ट्रांसशिपिंग सर्विस के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंड रहने के बदले हम एक्चुअल में इन ट्रांसशिपिंग सर्विसेज को अदर कंट्रीज को देना शुरू कर सकते हैं, इवेंचुअली मेकिंग डॉलर इंस्टेड ऑफ पेइंग डॉलर। श्रीलंका या सिंगापुर जैसे देश के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन के साथ भारत ट्रेड खतरे में पड़ जाएगा। सो इवन इफ वी अज्यूम दैट वी विल ऑलवेज हैव फ्रेंडली रिलेशन विद श्रीलंका, बट विद इंक्रीजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस विद द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इट इज स्टिल ए सिक्योरिटी थ्रेट। तो दोस्तों, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसशिपमेंट हब कैसे इंडियन ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है। इसलिए हम एक मिनट का ये आर्टिकल देखते हैं जो शिवकाशी के बारे में बता रहा है, जो भारत के फायरवर्क्स का पावर हाउस है और भारत में लगभग 90 से 95% फायरवर्क्स का प्रोडक्शन करता है। इसमें कहा गया है कि इंडियन फायरवर्क्स हैव द ग्रेट रेपुटेशन अब्रॉड, खासकर शिवकाशी से आने वाला फायरवर्क्स के, और उन्हें रूस और पोलैंड जैसे देशों में काफी ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इनके शिपमेंट को सीधे रूस और पोलैंड नहीं भेजा जा सकता और उन्हें कोलंबो के रास्ते भेजना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पोर्ट नहीं है और इसे बड़े जहाजों को खड़ा कर सके। इसलिए हमें छोटे शिप्स का यूज करके हमें उन मटेरियल को कोलंबो भेजना होगा और वहां से एक बड़ा जहाज उनको बाजार में ले जाएगा। बट द सैड फैक्ट ऑफ ऑल इज दैट दीज लार्ज शिप्स आर चाइनीज शिप्स एंड दे आर रिफ्यूज टू टेक इंडियन फायरवर्क्स कार्गो। व्हाई? बिकॉज दे हैव ए 45,000 करोड़ मार्केट। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद हम इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांसशिपमेंट हब नहीं है। और मजेदार फैक्ट ये है कि चीन में फायरवर्क्स का 45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट मार्केट है। इसलिए भले ही हम मार्केट का 15% हिस्सा अपने लिए निकालने में कैपेबल हो, वी विल बी एबल टू डबल द साइज ऑफ आवर फायरवर्क्स इंडस्ट्री। यही रीजन है कि केरला गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अडानी ग्रुप आर बिल्डिंग ए ट्रांसशिपमेंट हब फॉर इंडिया। अब एक और क्वेश्चन जो हमारे मन में आया वो ये है कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग पोर्ट लाइक JNPT पोर्ट और मुद्रा पोर्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स, बिकॉज बिल्डिंग ए न्यू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स costing us so much money. So why we are not actually developing our existing ports to become transshipment ports? So what exactly is so special about the Vizhinjam port that we are specially developing a transshipment infrastructure for this? Well, जैसे ही ये पता चला, विजनजम पोर्ट की दो यूनिक फीचर है जो इसे भारत का ट्रांसशिपमेंट हब बनने के लिए आइडियल बनाती है। पहला यूनिक फीचर है इसकी लोकेशन। You already know the sea lines of the communication are the important highway in the ocean, the most important sea lines of the communication in the world, which connect east and west pass below South India. And if you look at the location of this port, it's just 10 nautical miles away from the international shipping route, which connects Europe and Persian Gulf and the Far East, and accounts for 30% world trade. So this will allow ships to dock quickly without diverging too much from their itinerary. तो इस तरह विजनजम में कोलंबो, सिंगापुर और जबल पोर्ट जैसे लीडिंग ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के साथ compete करने की परफेक्ट पोटेंशियल है। तो इस तरह विजनजम पोर्ट में कोलंबो पोर्ट के साथ compete करने का पोटेंशियल है। सेकंड रीजन, द नेचुरल फीचर्स, स्पेशली इस पोर्ट की डेप्थ टू परफेक्ट। इसलिए अगर आपने पोर्ट के बारे में पढ़ा हो तो आपने ये जानते हो कि लार्ज शिप रिक्वायर डेप्थ पोर्ट्स टू डीप पोर्ट्स टू। इसलिए पोर्ट जितना गहरा होगा वो उतना ही बड़े जहाज को अकोमोडेट कर सकता है। अब इंडियन पोर्ट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सफिशिएंट गहरे पानी का पोर्ट नहीं है, इसलिए जबकि जहाज 14,000 से 18,000 TU तक होते हैं। अगर आप चेन्नई को देखें तो ये मैक्सिमम 5,000 TU तक शिप्स को संभाल सकता है। कोची केवल 4,500 TU को संभाल सकता है और मुद्रा 8,000 TU संभाल सकता है। और जो JNPT ऑफ मुंबई कैन ओनली हैंडल 6,500 TU शिप्स को संभाल सकता है। In the next 10 years, the average size of the ship will be around 12,000 to 50,000 TUs, and today it stands at only 6,000 to 8,000 TUs. इसलिए अगर हम अपने पोर्ट्स को अपग्रेड नहीं करते हैं तो हमारे पोर्ट को बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे। So is perfect for some of the world's largest ships because it has natural waterway that can be expanded to 24 meters below the sea. But until now, large ships have avoided India and have docked in the Colombo, Dubai and Singapore because of their depth and their facilities. लेकिन अब विजनजम पोर्ट 20,000 से 24,000 TU शिप्स को संभाल सकता है जिनकी लंबाई 400 मीटर तक होती है, और ये इसे भारत का एकमात्र पोर्ट बताते हैं जो इतने बड़े जहाज को संभाल सकता है। यही रीजन है कि विजनजम पोर्ट भारत के लिए ट्रांसशिपमेंट हब बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड लास्टली, देयर इज नो लिटरल सेडिमेंटेशन इन दिस पोर्ट। जो लोग नहीं जानते उनके लिए लिटरल सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ sediment deposition of erosion which occurs along the shore. So once these sediments settle down, so they have to be dragged out
to make this port usable for the ships, and this process of dredging is such an important cost factor that if you look at the Mumbai, the cost of dredging the harbour has shot up by 154% in the last decade. So as the cost increases, the cost of the maintenance of the port also increases by a large extent. And if you look at the annual dredging cost of Mundra port is 450 crore और केरल के वेलरपट्टनम पोर्ट की एनुअल ड्रेजिंग कॉस्ट 110 करोड़ है। लेकिन अगर आप विसंजम पोर्ट को देखोगे तो इस पोर्ट में ही सेडिमेंटेशन बहुत कम है, तो फिर ड्रेजिंग रिक्वायरमेंट कम होने की इवेंचुअली लीडिंग टू द लेस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। यही रीजन है कि विसंजम पोर्ट भारत के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि अगर ये पोर्ट भारत में बनता है तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले ये एस्टिमेट लगाया गया है कि एक बार ये जब पोर्ट 2025 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो ये 15,000 जॉब्स प्रोवाइड करेगा। दूसरा, भारत एक ट्रांसशिपमेंट हब बन जाएगा जिससे हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा और इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। थर्ड, आप इंडियन चाइना कंपैरिजन को देखें तो 2020 में भारत का कंटेनर ट्रैफिक केवल 17 मिलियन TU था, जबकि अगर आप चीन को देखें तो वो 245 मिलियन TU था। इसलिए ये पोर्ट भारत को ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी देगा, विच इज करंटली डोमिनेटेड बाय चाइना। और एक बार फेज 1 में चालू हो जाने पर विसंजम पोर्ट को 1 मिलियन TU को संभालने का प्रोजेक्टेड है, and in subsequent phase it will handle another 6.2 million TUs, and this will make up 70% of the India's current transshipment. Fourth, इंडियन एक्सपोर्टर को कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के लिए दुबई या सिंगापुर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने खर्च के हजारों करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। और लास्टली, विसंजम पोर्ट could boost India's sustainability ambition. So when completed, the port will be one of the greenest port in the world. So it can become a hub which supply clean and green fuel like hydrogen and green ammonia. तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।